हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये समझा था कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको लिविंग बनाए रखने के लिए जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमने उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा था। वो क्या था? सेल था। और हमने ये भी देखा था साथ ही साथ कि किस तरह से सेल को कुछ पर्टिकुलर काम करना पड़ता है, कुछ फंक्शन है जिसके आधार पे पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो सेल के फंक्शनिंग के आधार पर ही डिपेंड करता है। और उसके लिए हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पढ़ा था, किस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो नॉर्मल होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन रखना जरूरी होता है सेल के फंक्शनिंग के लिए। उसके कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसमें हमने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देखा था कुछ। और इसके साथ ही साथ कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है, हार्मोन्स का होता है, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी लिविंग बीइंग बना रहता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेल है वो सेल मेनली किस चीज़ का बना होता है। जहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। जो सेल है वो किस चीज़ों का मिलकर बना रहता है। एक कॉमन चीज़ सभी को पता है हमको कि सेल का एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या है। इमेज में आप देख सकते हैं इस फोटो में कि जो हमारा सेल है उसके सबसे बाहर एक कवरिंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक सेल के सबसे बाहर जो कवरिंग है, ये पोर्शन जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग, सेल के आउटर कवरिंग को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, वो स्टोर रहता है। और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है इसमें फ्लूइड रहता है। फ्लूइड रहता है प्लस डिफरेंट सेल ऑर्गन रहते हैं। इन जनरल जो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो भी स्पेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड पाया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और एक चीज़ है कि अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दें, इस पूरे स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने देख लिया कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या होता है। तो सेल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा भी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जैसे हो गया सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या दो प्रकार का होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा होता है लाइसोसोम होता है। इसके अलावा राइबोसोम होता है। इसके अलावा राइबोसोम होता है। फिर से एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा कुछ साइटोस्केलेटन होते हैं जो कि सेल को शेप वगैरह देने में, तो उसके में अंदर ट्यूब्यूल्स है, फिलामेंट्स है वगैरह, ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स एक्सेट्रा होते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल है, सेंट्रीसोम है एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन जनरल एक सेल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उसका नाम हो जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसका नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म। और उसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। बट ओवरऑल जो हमारा सेल होता है वो मेनली इन 5 चीज़ों का मिलके बना होता है। जो भी स्ट्रक्चर है इसके अंदर में वो मेनली कंपोज होते हैं किस चीज़ के? 5 चीज़ के। तो जिसमें सबसे पहला क्या है? वाटर। सबसे पहला है वाटर। तो एक सेल का लगभग 70 टू 85% जो होता है वो किसका बना होता है? वाटर का होता है। और ये वाटर ऑलमोस्ट सभी सेल में पाया जाता है, इस सिर्फ फैट सेल को छोड़ के। सिर्फ फैट सेल को छोड़ के बाकी सभी सेलों में जो वाटर का परसेंटेज है वो 70 टू 85% है। और यही जो वाटर या लिक्विड है इसी के अंदर में जितने भी केमिकल सब्सटेंस
सब्सटेंसेस है, सेल के जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो या तो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं या उसके अंदर में एज ए सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी सेल की रिएक्शन वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, वो इसी वाटर के में होती है, यानी कि इसी लिक्विड में होती है सारी पार्ट। नेक्स्ट आता है आयंस। तो चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल की हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो सेल के अंदर का जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसका नाम क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर वाला जो है उसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से आयन मेनली रहते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेनली पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं और अपने अपने कामों को करते हैं। और कम मात्रा में सोडियम और क्लोराइड और कैल्शियम सेल के अंदर रहते हैं। सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम की मात्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अधिक होती है। इस आयन का काम क्या है, तो बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस जो होते हैं वो आयंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे जो हमारा डिफ्यूजन वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो आयन के डिफरेंस की वजह से होते हैं, और इसी आयन्स के वजह से ही जो होता है वो इम्पल्स ट्रांसमिशन वगैरह होता है। ठीक है, जो सोडियम गेटेड चैनल या आयन गेटेड चैनल वगैरह होते हैं वो इसी आयंस के कारण से अपने फंक्शनिंग को ठीक से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो होता है हमारे सेल का वाटर के बाद में सबसे अधिक परसेंटेज में पाया जाता है, 10 to 30%। जो हमारा पूरा सेल है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल है, वो मेनली कंपोज होते हैं वाटर के आयंस के, और उसके बाद सबसे अधिक कंपोज जो होते हैं वाटर के बाद प्रोटीन के। तो एक सेल का लगभग 10 से 30% पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वो भी ये प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटीन। सिंपल पॉइंट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं या फिर सेल के स्ट्रक्चर में सहायता करते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाएंगे, और फंक्शनल प्रोटीन जो सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं वो फंक्शनल प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन के रूप में रहता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल के पॉलीमर होते हैं और लॉन्ग फिलामेंट के रूप में रहते हैं। जनरली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंटल ट्यूब्यूल के रूप में रहते हैं। सेल को एक साइटोस्केलेटन प्रदान करते हैं, मतलब सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से यहाँ तक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर इनको कोई स्ट्रक्चर सेपरेट ना करे या फिर कोई संभाल के ना रखे तो एक दूसरे को आपस में मिल जाएंगे ये। तो उसको एक दूसरे की जगह पे बनाए रखने के लिए, उनके अपने अपने कंपार्टमेंट में बनाए रखने के लिए कौन हेल्पफुल होते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो हेल्पफुल करते हैं। ये तो सेल के अंदर है। और एक्स्ट्रा सेलुलर अगर हम बात करें सेल के बाहर, तो सेल के बाहर फाइब्रिलर प्रोटीन पाए जाते हैं, जनरली कोलाजन में और इलास्टिन फाइबर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, जैसे ब्लड वेसल्स के वाल में, टेंडन में, लिगामेंट्स में और अदर जगह पे वो एक्स्ट्रा सेलुलरी भी प्रेजेंट रहते हैं एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट फंक्शनल प्रोटीन क्या होता है, तो फंक्शनल प्रोटीन भी डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल के पॉलीमर होते हैं, बट वो ट्यूबुलर फॉर्म में रहते हैं और ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल एंजाइम वगैरह हो जाएंगे। अब हमारे सेल का मैक्सिमम काम जो होता है वो एंजाइम के रेगुलेशन द्वारा ही होता है, तो इस तरह से ये अपना काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देज प्रोटीन्स आर ऑफन मोबाइल इन सेल फ्लूइड एंड ऑल्सो इन द सेल मेम्ब्रेन। जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो सेल के अंदर प्लस जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर मोबाइल कंडीशन में रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है लिपिड। वाटर प्रोटीन के बाद में जो मोस्ट एबुंडेंट रहता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड मेनली दो फॉर्म में पाया जाता है, एक को हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरे को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जनरली हमारे बॉडी सेल का 2% बनाता है। लिपिड का जो मेन फंक्शनिंग हो जाता है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाता है और सेल के अंदर जो भी बाकी जो भी ऑर्गेनेल है उनके स्ट्रक्चर में मेनली कौन अपना रोल प्ले करता है, तो वो करता है लिपिड। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के अलावा में भी एक तरह का और सेल पाया जाता है जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड का दूसरा नाम है न्यूट्रल फैट। ये कहाँ पाया जाता है, ये मेनली फैट सेल में पाया जाता है, ये मेनली फैट सेल में पाया जाता है।
इस फैट सेल का काम क्या है? ये मेनली स्टोर हाउस का काम करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। इन फ्यूचर जब क्राइसिस कंडीशन में ये जो फैट का स्टोर हाउस है, यहाँ से एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है सेल का इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है और ये न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी बॉडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1% कार्बोहाइड्रेट को ही स्टोर करके रखता है। कुछ सेल में अगर हम बात छोड़ दिया जाए तो, जैसे मसल सेल में ये 3% तक स्टोर करके रख सकता है, लीवर सेल। हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज के रूप में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, जिससे कि रेडिली हमको एनर्जी मिल सके। बट स्टोर काफी जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो सेल के स्ट्रक्चर में पार्ट लेता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। दूसरा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज ऑलवेज अवेलेबल रहता है, जिससे हमको एनर्जी मिल सके। और थर्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर रहता है कि इन जरूरत के समय में अगर ग्लूकोज की मात्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है या फिर किसी कारण से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के अभाव में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज नहीं है अवेलेबल, तो ग्लाइकोजन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो मेनली सेल के ऑर्गेनाइजेशन में यही 5 जो सब्सटेंसेस है, वाटर, आयन, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये अपना रोल निभाते हैं और इन्हीं से मिलकर सेल के मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल के ऑर्गेनेल क्या क्या है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका इन शॉर्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है और इनका फंक्शन कैसा है। थैंक यू।